हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आज करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर डीओई की वर्कशीट नंबर 45। 10th क्लास की वर्कशीट है, साइंस की वर्कशीट है ये। और टॉपिक है इसमें आज का मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। तो पिछली वर्कशीट्स में हम जैसे कर चुके हैं, हमने देखा डोबेनियर का जो ट्रायड थ्योरी थी वो भी फेल हो चुकी थी, जो इन एलिमेंट्स को वो ठीक से उसमें नहीं फिट कर पाए थे। फिर आए थे न्यूलैंड्स आए थे, उनका भी जो ऑक्टेव थ्योरी थी वो भी कैसी थी, वो भी सफल नहीं हो पाई थी। और उसके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरीज दी थी। फिर उसके बाद मेंडलीव की थ्योरी आई जो कि सक्सेसफुल हुई और इनको जन्मदाता कहा गया आवर्त सारणी का। तो अब हम आज इस वाली वर्कशीट में देखेंगे इनकी क्या उपलब्धियां थी और जो इनके जो जो अच्छे मतलब जो अच्छी बातें थी, अचीवमेंट्स थी इनकी, वो देखेंगे। और दूसरी क्या है, इनकी सीमाएं, मतलब इनकी कमियां क्या रह गई थी उसमें। तो ये है, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। तो जिस टाइम पर इन्होंने काम करना शुरू किया था उस टाइम पर केवल 63 एलिमेंट्स ही थे, तो इनको उनको अरेंज करना था उस टाइम पे। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इन्होंने कैसे अरेंज किया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि जब ऐसे इनको अरेंज कर रहे थे बढ़ते हुए क्रम में, तो देखा कि एक निश्चित आवर्त के बाद, आवर्त मतलब समय के बाद, एक निश्चित पीरियड के बाद क्या हुआ कि जैसे एलिमेंट्स को ये ऐसे रखते जा रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो उसके बाद अपने आप ही जिनके कैरेक्टर एक जैसे हैं, जिनकी जो गुण धर्म एक जैसे हैं, वो एक दूसरे के नीचे आते जा रहे थे लाइन में। जैसे पहले क्या है, लिथियम है जैसे, उसके बाद लिथियम के बढ़ते हुए क्रम में जैसे यहाँ पे करते गए आगे आगे, तो उसके बाद लिथियम के नीचे अपने आप आ गया यहाँ पे सोडियम और उसके नीचे आ गया पोटेशियम। तो ये कैसे हैं, मेटल्स हैं और इनके गुण एक जैसे हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, आवर्त फलन का मतलब यही है कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया और अपने आप ही क्या हुआ, वो नीचे आने शुरू हो गए जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे थे। अब है मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ है जो ग्रुप कहलाते हैं और जो 36 पंक्तियां हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं। तो ये लास्ट वाली वर्कशीट में भी बताया था कि जब आवर्त सारणी ऐसे होती है तो उसमें जो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ऊर्ध्व स्तंभ है जो, इनको कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं, और ग्रुप्स या समूह कहते हैं। और जो ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ये, इनको बोलते हैं पीरियड्स या आवर्त। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं इनकी उपलब्धियां। तो इनकी उपलब्धियां क्या थी। नंबर 1 है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे, अभी बताया आपको। तो उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों का भी अनुमान लगाया कि जो आगे ज्ञात किए जाएंगे, और उनके लिए उन्होंने वहां पे खाली जगह भी छोड़ दी। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने पहले से बता दिए कि ऐसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और इनका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो इतना करीब होगा और वो यहाँ पर रखे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि पहले से ही उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि ऐसे ऐसे जो तत्व हैं वो खोजे जाएंगे आगे। ठीक है, तो उसमें उनके ये अनुमानित जो तत्व थे ये थे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। तो बाद में जब ये खोजे गए तो जो उनके नाम थे वो रखे गए और वाकई में वो ऐसे ही तत्व निकले जैसे कि मेंडलीव जी ने बताया था कि उनका परमाणु द्रव्यमान भी उसी के आसपास ही निकला जो उन्होंने बताया बिल्कुल, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही निकले। तो उनका जो नाम था वो रखा गया, जो एका बोरोन था वो स्कैंडियम रखा गया, और एका एल्यूमिनियम का गैलियम, और एका सिलिकॉन का जर्मेनियम। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे, जैसे आपको इस वाले चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ पे ये स्पेस इन्होंने खाली छोड़ा है जो आपको रेड रेड मार्क से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने पहला वाला जो ये स्पेस छोड़ा ये छोड़ा एका बोरोन के लिए, और वो बाद में किस नाम से जाना गया, स्कैंडियम। और दूसरा यहाँ पे छोड़ा हुआ है एका एल्यूमिनियम के लिए जो गैलियम नाम से जाना जाता है। फिर एका सिलिकॉन जो जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनको ये पहले से अनुमान था कि इतने परमाणु द्रव्यमान वाले कोई एलिमेंट्स आगे खोजे जाएंगे। तो ये क्या थी, इनकी अचीवमेंट थी, ये आइडिया किसी को नहीं था, कभी नहीं था। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे है नंबर 2 है
इनके द्वारा अनुमानित तत्व के गुण धर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। ठीक है, अभी बताया हमने कि जो इन्होंने एक तो परमाणु द्रव्यमान इनका अनुमान किया था कि हाँ इतना होगा, दूसरा इन्होंने जो इनके गुण धर्म थे उनका भी अनुमान लगा लिया था। तो इसमें कैसा था, जैसे एक का एल्यूमिनियम का यहाँ दिया हुआ है और जो गैलियम जो बाद में उसका नाम पड़ा। तो परमाणु द्रव्यमान में उन्होंने जो अंदाजा लगाया था वो था कि उसका 68 के करीब परमाणु द्रव्यमान होगा, और वाकई में उसका कितना हुआ, उसी के आसपास 69.7 था। ऑक्साइड का सूत्र, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उन्होंने ऑक्साइड का जो सूत्र बताया कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये वाला सूत्र बनाएगा E2O3, और वाकई में उसने क्या बनाया, Ga2O3। अब है क्लोराइड का सूत्र, जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके उसने बनाया, तो वो भी क्या था, सूत्र बिल्कुल सेम था, जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वही था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, कोई ऐसा नहीं कर पाया था। अब है पॉइंट नंबर 3, ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छोड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। अब ये क्या है, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस होती हैं जो क्रियाएं नहीं करती हैं, जैसे हमारी नियॉन है। ठीक है, तो नियॉन क्या है, इसका 10 होता है जो एटॉमिक नंबर होता है, और ये निष्क्रिय गैस होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती। और भी होती हैं, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, वो भी हैं सारी। ठीक है, ऑर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, ये सारे क्या हैं, ये निष्क्रिय गैसेज में आती हैं जो कि क्रियाएं नहीं करती हैं। तो बाद में ये खोजी गई। तो जो न्यूलैंड्स की जो थ्योरी थी वो इन्हीं की वजह से फेल हुई थी। न्यूलैंड्स ने बनाया था ना सारे गामा पाधा नीसा, उसके अकॉर्डिंग, तो उसके जो सुर थे वो इन्हीं की वजह से सारे बिगड़े थे, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया कि इनको कहाँ पे अरेंज किया जाए। लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया, आपने देखा है ना कि जैसे लिथियम से यहाँ से शुरू किया है और लास्ट तक यहाँ पे गए हैं, फ्लोरीन तक इसमें दिखाया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने उसी लाइन में अरेंज कर लिया। हम एक बार देख लेते हैं, फिर से वो वाली चित्र देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या था, आप यहाँ पे देख रहे हो कि उन्होंने क्या किया, जैसे लिथियम से यहाँ पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक आए, तो यहाँ पे एक खाली जगह है, उन्होंने यहाँ पे नियॉन को जैसे रख दिया, और परमाणु द्रव्यमान भी ठीक बैठ रहा था, क्योंकि इसका जैसे परमाणु क्रमांक भी देखें तो इसका था यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 10 था नियॉन का। तो इस तरीके से उन्होंने, ये भी उनकी क्या थी, अचीवमेंट थी, जो पहले किसी ने नहीं किया था। अब आगे हम देख लेते हैं, मेंडलीव ने तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइडों के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। तो ये हम पिछली वाली वर्कशीट में भी कर चुके हैं कि इनका जो मूल धर्म था, और ये आवर्त सारणी में जो इन्होंने रखे थे इनको एलिमेंट्स को, वो किस बेस पे रखे थे, इन्होंने उनके हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, ऑक्साइड्स देखे, तो उनके सूत्र के हिसाब से कि कौन कैसे रिएक्शन करता है, उस गुण धर्म के हिसाब से उन्होंने उनको वर्गीकृत किया, और वो बढ़ते हुए परमाणु जो द्रव्यमान है उसमें भी वो सीक्वेंस में आ गए। अब है इसकी सीमाएं, सीमाएं मतलब जो कमियां रह जाती हैं, लिमिटेशंस होती हैं जो, ये है नंबर 1 है, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं व हैलोजन धातुओं से मिलते जुलते हैं। तो इनकी सबसे जो बड़ी कमी थी पहले नंबर पे वो यही थी कि जो हाइड्रोजन है उसका इनको समझ नहीं आया कि उसे हम कहाँ रखें, क्योंकि वो कैसे रिएक्ट कर रहा था, कभी तो वो जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी तरह रिएक्ट करता था और कभी हैलोजन की तरह रिएक्ट करता था, तो उनको समझ नहीं आया कि कहाँ रखें। तो हम देख लेते हैं कि वो क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। पहला है क्षारीय धातुओं की भांति, जो क्षारीय धातु होती हैं उनकी भांति कैसे रिएक्ट किया, हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के यौगिक हैं और यहाँ पे सोडियम के यौगिक हैं। क्षारीय धातु होती है ना, ये एल्कली मेटल्स होती हैं जो, तो अब ये हाइड्रोजन ने जैसे क्लोरीन के साथ करके HCl बनाया और ऐसे ही सोडियम ने भी क्लोरीन के साथ करके NaCl बनाया, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन के पास भी कितना है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 है, और सोडियम के पास भी उसकी बाहरी कक्षा में जो शेयर करता है ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 11 होता है, और 2, और हम जब उसको परमाणु विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 1, तो इसकी भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो दोनों के बाहरी में एक ही रह गया। तो शेयर जब ये करेंगे, एक को देंगे या लेंगे, जो भी कुछ इनका जो ये आयनिक बंध बनाएंगे वो एक इलेक्ट्रॉन से ही बनाएंगे।
अब दूसरा, इसने ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करी तो H2O बनाया और इसने भी N2O बनाया, ये भी सेम था। सल्फर के साथ H2S बनाया, इधर N2S बनाया, तो यहाँ Na2S। तो यहाँ पे क्या है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, उनको समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था, उन्होंने सोचा अच्छा ठीक है ये एल्कली मेटल की तरह काम करता है। लेकिन फिर जब उन्होंने आगे देखा तो वहाँ था कि ये हैलोजन की भांति भी कार्य कर रहा था। अब ये कैसे कर रहा था कि हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु है, वह धातु है, वह अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाता है। अब जैसे हमें पता है कि जो हैलोजन है, जैसे क्लोरीन है, वो कैसे पाई जाती है, डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है। जैसे Cl2, जब हम क्लोरीन गैस देखते हैं तो Cl2 की फॉर्म में होती है, ऐसी ब्रोमीन गैस भी Br2, ऐसी फ्लोरीन भी F2 की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये डायटोमिक होती हैं, दो दो इनमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, तब ये अपना एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ऐसे ही हाइड्रोजन का भी है, जब हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो वो क्या है, H2। तो ये भी कितने हैं, डायटोमिक, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये तो इसकी तरह भी काम कर रहा है, तो इसको कौन सी सीरीज में रखें, हैलोजन वाली में या एल्कली मेटल्स वाली में। अब है यदि, और उनकी तरह ही ये सहसंयोजी यौगिक भी बना रहा था। जैसे सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं, जब शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, जब एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये उसकी तरह ऐसे शेयरिंग से भी बना रहा था। अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, वो शेयर करके बना रहा था दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जैसे HCl भी है ना, जैसे यहाँ पे H2O भी इसने बनाया, HCl इसने बनाया, तो ये सारा कैसे बनाया, H के साथ शेयरिंग करके बनाया उन्होंने आगे। अब है यहाँ पे, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। अब दूसरा क्या था, दूसरा था कि जो समस्थानिक होते हैं, सबसे पहले आइसोटोप्स होते हैं। वो क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, जो उनकी परमाणु संख्या है, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग होता है। अब जैसे हम कार्बन का देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 ही होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 12। ठीक है, और जो दूसरा इसका समस्थानिक होता है, आइसोटोप होता है, वो उसका कितना होता है, 14। ये तो 6 ही रहेगा, लेकिन वो कितना है, 14। तो क्योंकि इन्होंने जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जो स्थान दिया था, वो तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बेस पे दिया ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका 12 है तो इसका 14 है, तो इसको भी स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेंडलीफ ने क्या कहा था कि वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अपना जो बेस बना रहे हैं, वो उस पे रख रहे हैं वो, लेकिन उनको जो समस्थानिक थे, आइसोटोप्स थे, उनको वहाँ स्थान नहीं मिला। तो ये क्या थी, इनकी एक कमी थी, अगर ये स्थान देते तो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता। अब है, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। जब एक तत्व से दूसरे तत्व पर जा रहे थे तो कभी कभी क्या हो रहा था कि जो परमाणु द्रव्यमान है, ऐसा नहीं था कि हमेशा बढ़ ही रहा था। इसे हम देख लेते हैं कि ऐसा कहाँ हो रहा था। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है। तो यहाँ इसका एल्यूमिनियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 30 है और यहाँ पे 28.1 है। ठीक है, 28.1। तो ये तो बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए था, यहाँ पे एल्यूमिनियम का कम होता और इसका ज़्यादा होता, यही तो एक सीक्वेंस था। ऐसे ही यहाँ पे इसका कितना है, 50.9 है और इसका 50.2 है, ये भी कम है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 128 है और यहाँ पे 127 है, और यहाँ पे 58.9 और यहाँ 58.7। तो ये क्या था, इसने भी ये भी क्या थी, इनकी कमियाँ थी, इनकी आवर्त सारणी की, कि इन्होंने ठीक से उनको ऐसे अरेंज नहीं किया था। इन्होंने बताया ना अपने स्टेटमेंट में कि भाई मैं जो खोज कर रहा हूँ वो उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी हमने देखा कि ऐसा नहीं था। तो ये भी क्या थी, कमियां थी। अब है उससे आगे कि इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। तो जैसे इनके जो अरेंजमेंट थे उसमें ये भी कमी थी कि कभी कभी क्या था, वो पता ही नहीं चल पा रहा था कि जो दो तत्व खोजे गए हैं उनके बीच में और कितने तत्व आगे आएंगे। तो इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे इन्होंने ये देखा कि जो कैडमियम है और ये क्या है, टिन, तो इसमें क्या, इसका 112 है और इसका 118 है जो परमाणु द्रव्यमान है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 6 यूनिट का। ठीक है, तो अब 6 यूनिट का इनके बीच में डिफरेंस है। अब आगे देख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये क्या है, एंटीमनी है और
टेलुरियम है। तो एंटीमनी का 122 है और टेलुरियम का 128, यहाँ पे भी 6 यूनिट का डिफरेंस है। तो जब आगे खोज हुई बीच में, तो ये क्या हुआ कि इनके बीच में जो कैडमियम और टिन के बीच में यहाँ पे क्या आया, इंडियम आ गया। ठीक है, लेकिन जो ये एंटीमनी और टेलुरियम है इनके बीच में कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन था कि बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे और आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो ये भी क्या थी, इनकी लिमिटेशंस ही थी। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया? ठीक है, तो कौन जाने जाते हैं? मेंडलीफ जाने जाते हैं। आप उसमें लिखोगे इनको यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो ये आवर्त सारणी के जन्मदाता। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, डिमित्री मेंडलीफ लिख दोगे। फिर है सेकंड, और जो इसके गुणधर्म है वो क्या है, आप यहाँ से ये लिख दोगे कि मेंडलीफ ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत धर्म माना। आप यहाँ से इसका आंसर करोगे पहले वाले का। सेकंड क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए, वह ये भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया। ठीक है, तो ये हम कहाँ से करेंगे, ये हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे अनुमानित तत्व लिखे हुए, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, और ये इनके वास्तविक नाम हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से सेकंड वाले का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। तो उपलब्धियाँ, ये सब उपलब्धियाँ ही हैं। यहाँ से आप ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, यहाँ तक इसकी उपलब्धियाँ लिखेंगे। फिर है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या हैं, सीमाएं मतलब कमियां, लिमिटेशंस। तो उसमें भी आप ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये सारा आप उसमें लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में है कोविड-19 से रिलेटेड उचित व्यवहार। तो आपको जब घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगाकर ही निकलना है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है एक दूसरे से। घर में है तो सैनिटाइज़र का कम से कम उपयोग करें, साबुन से ही अपने हाथ धोएं। घर के बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें, तभी किसी के संपर्क में आएँ। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।